हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही रहना चाहिए और पढ़ाई हमारी जोरों से चलते रहना चाहिए क्योंकि जून स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास समय कम ही बचा है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्यों बनाई गई? क्या इसका उद्देश्य था बनाने के लिए? क्या दिक्कत हुई थी कि हमें ये बनानी पड़ी, है ना? तो पहले इसका बेसिक जान लो, ठीक है? बेसिक चीजों को समझ लो, इसके बाद हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो मेरे डियर साथियों, आपने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सुना होगा। ये जो शब्द है आपका इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ये आपने सुना होगा, आपने पढ़ के भी रखा है, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। पहले इससे संबंधित बेसिक जानना पड़ेगा बेटा, और नहीं जानोगे ना तो फिर वही सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए बेसिक समझो, है ना? तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो आपने पढ़ के रखा है बेटा, आपने ये चीज पढ़ के रखी है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को हम लवण के विलयन में डुबा देते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड को हम लवण के विलयन में डुबा देते हैं तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये चीज आप जान चुके हो। लेकिन बेटा अगर 3 शर्तों का ध्यान रखा जाए, कितनी शर्तों का? 3 शर्तों का, कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर डुबा दें तो इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पता चला तो वैज्ञानिकों ने बहुत सी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव निकाल दी, है ना? अब बहुत सी धातुओं के हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव आ गए, मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गए। तो फिर एक बात हुई कि भाई इन जो इलेक्ट्रोड विभव आ गए इनका मापन कैसे करें, इनको मापे कैसे, इनका मेजरमेंट कैसे करें? तो वैज्ञानिकों ने एक तकनीक लगाई और बनाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? SHE। ठीक है, तो फिर इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से इन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात किया जाने लगा। फिर इसकी हेल्प से हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने लगे, हम ये सीख गए। फिर जब मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने लगे तो अब दिक्कत आई कि यार किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, कैसा है, थोड़ा सा क्रम में दिक्कत हुई कि यार कहाँ किसको रखें, तो ऐसी दिक्कत हुई। तो ऐसी दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तकनीक लगाई और धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रख दिया। धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रख दिया और बढ़ते क्रम में रखकर एक श्रेणी बना दी गई जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप समझ गए ना, है ना? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, SHE क्या है, ये तो आप सब पढ़ चुके हो। तो यही दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई। ठीक है ना? अब इतना तो आपको क्लियर हो चुका है मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है ना? अब कुछ चीजों के बारे में और समझो, है ना? अब कुछ चीजों के बारे में और समझो, वो क्या है? तो पहला तो है बेटा अपचयन। अपचयन क्या होता है ये बताओ, है ना? अपचयन क्या होता है? तो मैं डियर साथियों आपको एक बात बता दूं कि किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो है ना ग्रहण करना होता है वो आपका अपचयन होता है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन का दान करना, जैसे मान के चलो हमारे पास ये कोई धातु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो इलेक्ट्रॉन का जो दान करना है, दान करने से प्लस आता है, ग्रहण करने से माइनस आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो दान करना है वो आपका ऑक्सीकरण है। वो क्या है? आपका ऑक्सीकरण है। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें पता है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है ना? अब यहां से आपको हमने ये भी सिखाया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर अपचयन विभव उत्पन्न होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन।
दान करने से ऑक्सीकरण विभव, ग्रहण करने से अपचयन विभव। ठीक है ना। अब ये वाली बातें समझ गए। अब लेकिन कुछ चीजों को और समझो। कुछ चीजों को बेटा ये समझना है कि जैसे मान के चलो ये आपने लिखा अपचयन, ये क्या लिखा आपने अपचयन, तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अपचयन का जो उल्टा है, जो अपचयन का उल्टा है वो अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक। तो ध्यान रखना, अपचयन का उल्टा अपचायक। अब अपचयन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन दान करना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण करना होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करना। अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। तो ध्यान रखना, अपचयन का उल्टा अपचायक भी होता है। ठीक है। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण भी होता है। बिल्कुल, अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन का उल्टा अपचायक भी होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि अपचयन का उल्टा एक तो ऑक्सीकरण होता है और अपचयन का उल्टा दूसरा क्या होता है? अपचायक होता है। फिर आगे आ जाओ, तो आगे आ जाओ तो आपने सुना होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना। तो ऑक्सीकरण है, इसका उल्टा होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक क्या होता है? तो ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो आपने बोला सर ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन, बिल्कुल ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है और ऑक्सीकरण का उल्टा ऑक्सीकारक भी होता है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यही शब्द आएंगे, अपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। तो इनसे आपको डरना नहीं है ना। इनको आपको अच्छे से सामना करना है, अच्छे से चीजों को जानना है। ठीक है ना। अब हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को, है ना, अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम एक दूसरी स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है इसको पूरी बनाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम दूसरी स्क्रीन पर देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसकी परिभाषा क्या है ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, तो देखो क्या होता है बेटा, जब विभिन्न तत्वों या आयनों को उनके मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को हम किससे व्यक्त करते हैं? ई नॉट से व्यक्त करते हैं ना। तो जब विभिन्न तत्वों या आयनों के को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब आपने पढ़ा था ना, अपचयन और ऑक्सीकरण विभव होता है ना। तो अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, देखो इसको सक्रियता श्रेणी भी कुछ लोग कह देते हैं, तो मैंने वो नाम ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, विभिन्न तत्वों या आयनों के उनको मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है। और बढ़ते क्रम में रखकर, ठीक है, एक जो श्रेणी बन जाएगी वही आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहती है ना, होती है। मतलब इस श्रेणी में बेटा सबसे ज्यादा जो अपचयन विभव होता है ना, वो आपका किसका होता है? लिथियम का होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा बोले कि सबसे ज्यादा जो अपचायक विभव है वो आपका किसका है? लिथियम का है। मतलब सबसे ज्यादा अपचायक है लिथियम। ठीक है। लेकिन भाई अभी मत देखो आप इसको, अभी इसमें आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो अभी आपने परिभाषा समझ ली, ठीक है। अब परिभाषा समझ के अब आपको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाते हैं पहले। अब बेटा पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को एक बार अच्छे से देख लो और अच्छे से एक बार समझ लो, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी दे के रखी है और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को थोड़ा सा मैं जूम करके और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपने पहले ही पढ़ के रखा है परिभाषा में कि जो है ना मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखी है। तो मतलब ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में रखी है। तो अगर मैं इस तरफ बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मानक अपचयन विभव है वो हाइड्रोजन का है और सबसे कम किसका है? लिथियम का। लेकिन बेटा मैं अपचायक विभव की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन है? तो देखो अपचयन का उल्टा अपचायक होता है ना सर, ये अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखी है तो अपचायक विभव के घटते क्रम में रखी हो गई। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बोलूं यहां सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, तो आप बोलोगे लिथियम। इसको याद रखना। तो ध्यान रखना, प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम।
कौन है, लिथियम। ठीक है, अब देखो बेटा इसके नीचे ये जो आपको दिख रही है ये इसके नीचे ही थी, इसके नीचे ही रखी जाएगी, लेकिन जगह ना होने के कारण मैंने इनको साइड में रख दिया। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये हाइड्रोजन के नीचे वाली है। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर है, सल्फर है ना, ये आयोडीन, और अंत में कौन है बेटा, फ्लोरीन। तो ध्यान रखना, देखो अपचयन विभव के बढ़ते क्रम है तो सबसे ज्यादा अपचयन किसका होगा, सबसे ज्यादा अपचयन किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। ठीक है, अब मैं दूसरे शब्दों में बात कर रहा हूं बेटा आपसे, अब मैं दूसरे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, आप बोलोगे सर लिथियम। मैं बोलूं सबसे कम अपचायक कौन है, आप बोलोगे फ्लोरीन। क्या बोलोगे, फ्लोरीन। अब मैं बेटा आपसे दूसरे शब्दों में फिर से बात करूंगा, है ना, दूसरे शब्दों में फिर से बात करूंगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा ऑक्सीकारक की, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीकारक की। तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है। अच्छा सर ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक का उल्टा सर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक का उल्टा क्या है, ऑक्सीकरण, है ना। अब ऑक्सीकारक का उल्टा ऑक्सीकरण है सर, और ऑक्सीकारक का जो उल्टा है वो अपचयन भी है, बिल्कुल है। तो सबसे ज्यादा अपचयन किसका हो रहा है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होगा, फ्लोरीन होगा, और सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होगा, लिथियम होगा। इनमें बेटा आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने चीज़ों को पहले ही क्लियर आपको कर दिया। अब थोड़ी सी मैं टेबल को है ना छोटी करता हूँ, थोड़ी सी मैं टेबल को है ना छोटी करता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, और ये लाइन जो है ना इसमें देखो लिखा हुआ, ये वाला एरो कहाँ ऊपर की ओर है, मतलब अपचायक शक्ति जो है वो बढ़ती है। मतलब सबसे ज़्यादा अपचायक कौन है, लिथियम है, और सबसे कम अपचायक कौन है, फ्लोरीन है। अब ये वाला जो एरो है, ये वाला जो रेड कलर का एरो है देखो नीचे की ओर जा रहा है, ऑक्सीकारक शक्ति जो है ना बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन, सबसे कम कौन है, लिथियम। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें बेटा कुछ तत्वों के जो है ना जो विद्युत वाहक बल हैं उनको याद रखना, जैसे लिथियम का याद रखना, फिर लिथियम के बाद मैग्नीशियम का याद रखना, कितना होता है 2.3 माइनस 2.3। फिर आपको किसका रखना है याद, जिंक का याद रखना है। फिर आपको किसका याद रखना है, फिर आपको रखना है बेटा कॉपर का याद, है ना, किसका रखना है, कॉपर का याद। तो बेटा ये कुछ विभव हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, जो मैंने टिक की है इनको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब ये श्रेणी आपने देख ली है, अब ये श्रेणी आपने देख ली है, अच्छे समझ ली है। तो अब बेटा यहाँ पर एक सेकंड रुकना, मेरी बात रुकना, है ना। तो बेटा अब मुझे बता दो, अब इनके उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपचायक शक्ति है, इस अपचायक शक्ति के घटते क्रम में रखा गया है। मतलब सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, लिथियम, उससे कम कौन है ना, पोटेशियम, बेरिलियम, फिर सबसे कम अपचायक कौन है, फ्लोरीन। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, लिथियम, और सबसे कम अपचायक कौन है, फ्लोरीन। अब अपचायक का मतलब क्या होता है, तो अपचायक का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास है, लिथियम के पास, और इलेक्ट्रॉन दान करने की सबसे कम क्षमता किसके पास है, फ्लोरीन के पास। क्लियर हो गया बेटा। चलो अब यहाँ पर देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पे हम बात करेंगे, जिनको लक्षण भी बोल सकते हैं, विशेषताएं या फिर इनको हम लक्षण भी बोल सकते हैं ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की बेटा पहली विशेषता ये है कि जो विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। ध्यान रखना अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है ना, जो मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, पहली विशेषता ये हो गई। अब इसकी बेटा दूसरी जो विशेषता है, इसकी दूसरी विशेषता वो ये है कि श्रेणी के ऊपरी भाग में स्थित तत्वों का ई का मान अधिक ऋणात्मक होता है। यह भी हमने देखा, ऊपर स्थित जो तत्वों का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो अधिक ऋणात्मक है, और वे अच्छे अपचायक हैं, और वे अच्छे अपचायक हैं। तो ध्यान रखना कि मतलब किसी तत्व का जो इलेक्ट्रोड विभव अगर ऋणात्मक है तो वो अच्छे अपचायक हैं, है ना, अच्छे अपचायक हैं, और धनात्मक है तो कम अपचायक हैं। एक बार फिर से मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको दिखाऊंगा।
देखो यहाँ पर जो ऊपर वाले जो विभव हैं देखो वो ऋणात्मक हैं ज्यादा ऋणात्मक हैं, फिर नीचे जैसे ही जा रहे हैं तो ऋणात्मकता कम हो रही है, और फिर देखो यहाँ तो धनात्मक आ गए, है ना। तो ऊपर वाले ऋणात्मक हैं और जिनका विभव जितना ऋणात्मक होगा वो उतने अच्छे अपचायक होंगे, है ना। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। फिर अगला याद रखना है आपको, श्रेणी के निचले भाग में स्थित तत्वों का ई माइनस का मान अधिक धनात्मक होगा तथा वे अच्छे ऑक्सीकारक होंगे, ठीक है। ऊपर है औपचायिक वाले, नीचे है ऑक्सीकारक वाले, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को पकड़ जाना बेटा, अपचायक ऑक्सीकरण है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको दिक्कत डाल सकता है, ठीक है ना। चलो अगला इसका जो लक्षण या विशेषता है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक शक्ति घटती है, बिल्कुल सही है, तथा ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ती है। इनको अच्छे से पहले लिख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना, है ना। इस श्रेणी में हाइड्रोजन को मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है, सही बात है। यह धातुओं एवं अधातुओं की क्रियाशीलता का क्रम प्रदर्शित करती है, बिल्कुल, है ना। ये धातुओं और अधातुओं की क्रियाशीलता का क्रम भी बताती है ये श्रेणी, है ना। चलो तो ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, विशेषताएं हो गई, है ना। विशेषताएं या फिर हम लक्षण बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। चलो अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे और आगे आपको थोड़ा और नीचे ले जाएंगे और फिर पहले कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि अपचायक शक्ति, है ना। तो अपचायक शक्ति में यहाँ पर लिखना है, ऊपर की ओर अपचायक शक्ति क्या होती है, ऊपर की ओर अपचायक शक्ति बढ़ती है। तो लिथियम सबसे शक्तिशाली अपचायक है, तो प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम, ये नोट करके लिख लेना। ऑक्सीकारक शक्ति, नीचे की ओर ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ती है, तो फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, ये नोट करके ये बातें आपको लिख लेना है बेटा, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये क्या देखा, हमने बेटा हमने ये देखा है विशेषताओं को, ठीक है। अब हम बेटा इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप डाल लीजिए कॉपी में हेडिंग उपयोग, ठीक है। तो ये रहे इसके उपयोग, ठीक है ना। तो उपयोग आप डाल लो हेडिंग, और यहाँ पर इसका पहला उपयोग हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला उपयोग बेटा इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। अब बिल्कुल धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे जिस धातु का ई का मान अधिक ऋणात्मक होता है वह अधिक क्रियाशील होता है। मतलब जिसके लिए ई का मान जो है ना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। क्या बोला मैंने, ई का मान अगर ऋणात्मक ज्यादा है तो वो ज्यादा क्रियाशील होगा। जैसे मान के चलो लिथियम के लिए जो ई का मान है वो ज्यादा ऋणात्मक है, मतलब लिथियम ज्यादा क्रियाशील है। उससे कम कौन है, पोटेशियम। उससे कम कौन है, कैल्शियम। उससे कम कौन है, सोडियम। उससे कम कौन है, मैग्नीशियम, है ना। तो हमें क्रियाशीलता के बारे में पता चलता है, जिसका ऋणात्मक विभव जितना, जिसका लिए विभव जितना ऋणात्मक होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है ना। तो हमें क्रियाशीलता के बारे में इससे पता चलता है, ये इसका उपयोग है। दूसरा इसका ये है बेटा, दूसरा ऑक्सीकारक एवं अपचायक शक्ति ज्ञात करने में, है ना। अब हमें ऑक्सीकारक और अपचायक शक्ति के बारे में भी तो पता चला। अधिक धनात्मक ई वाला आयन अच्छा ऑक्सीकारक होता है और अधिक ऋणात्मक ई वाला अच्छा अपचायक होता है। ये हमने सीख ही रखा है। अब अगला है विस्थापन क्रियाओं की भविष्यवाणी में, या फिर ऐसा अकेला लिख लेना, विस्थापन क्रियाओं में। देखो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, बिल्कुल। अब हमें इतना बताइए कि जो जिंक है और जो कॉपर है, अभी इसको छोड़ दो, जिंक और कॉपर में अधिक क्रियाशील धातु कौन है। आप बोलोगे सर जिंक का विभव जो है ना वो ज्यादा ऋणात्मक होता है और कॉपर का जो है वो धनात्मक होता है। अब ये इसका विभव ऋणात्मक है तो मतलब ये ज्यादा क्रियाशील होगी, और अभी हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ा कि जिसका विभव ऋणात्मक है वो ज्यादा क्रियाशील है और जिसका विभव धनात्मक है वो कम क्रियाशील है। तो आप हमें इतना बताइए कि जिंक की अगर इससे क्रिया कराई जाए, जिंक की अगर कॉपर सल्फेट से क्रिया कराई जाए तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। तो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और कॉपर की जगह कौन जुड़ जाएगा, जिंक जुड़ जाएगा और कॉपर हो जाएगा अलग। तो ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, मतलब हटा देती है। और ऐसा ही काम इधर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो विभव है वो ज्यादा है और इसका विभव है वो कम है। क्लियर हो गया बेटा, तीसरा पॉइंट है ना, ये रिएक्शन आप दे सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करने में, ठीक है। बिल्कुल, जिन धातुओं के ई का मान हाइड्रोजन से कम होता है,
जिन धातुओं की ई का मान हाइड्रोजन से कम होता है वे अम्लों से क्रिया करके गैस मुक्त करते हैं। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन ही तो विस्थापित हो रही। देखो एक रिएक्शन करके बताता हूँ। जैसे मान के चलो जिंक है, अगर हम इस जिंक की HCl से क्रिया करा दें, जिंक की HCl से क्रिया करा दें तो जिंक तो ज़्यादा क्रियाशील है। अब जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, हाइड्रोजन की जगह बैठ जाएगा। और जब हाइड्रोजन की जगह बैठेगा तो ये बन जाएगा ZnCl2, और अब जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो H2। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया ना, देखो हाइड्रोजन को हटा दिया ना, देखो हटा दिया ना। तो ध्यान रखना है ना। तो जिन धातुओं के ई का मान हाइड्रोजन से कम होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, है ना, तो बेटा इसकी हेल्प से हम विद्युत वाहक जो बल मतलब EMF ज्ञात कर सकते हैं। और EMF ज्ञात करने का सूत्र ये है, आप तो ये पहले भी सीख चुके हो। ठीक है ना, कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर नहीं है। ठीक है, अगला है अभिक्रिया की स्वतः स्फूर्तता ज्ञात करने में। देखो यदि ई सेल धनात्मक हो तो अभिक्रिया स्वतः होती है। अगर सेल का जो विभव है वो धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, और सेल का विभव ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। स्वतः मतलब अपने आप, है ना, कोई अभिक्रिया अपने आप चालू हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा विभव पर। अगर धनात्मक है तो हो जाएगी, ऋणात्मक है तो नहीं होगी। तो मैंने आपको बेटा बहुत सारे लिखवा दिए, देखो 7 हो गए, लेकिन आप लिख लेना पूरा, लेकिन एग्जाम में तो आपको 1-2 ही काम आएंगे। ठीक है, संचारण की प्रवृत्ति ज्ञात करने में अधिक ऋणात्मक ई वाली धातु में संचारण की संभावना अधिक होती है, क्योंकि देखो ई का मान, E0 का मान क्या है, अगर ऋणात्मक है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होगी, और ज़्यादा क्रियाशील धातु के लिए जो विभव है ज़्यादा क्रियाशील धातु के लिए संचारण ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी से क्रिया कर जाएंगी। ठीक है, तो हमने बेटा आज की इस वीडियो में क्या जाना, हमने आज की इस वीडियो में जाना है विद्युत रासायनिक श्रेणी को। किसको बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो मुझे उम्मीद है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो आपको समझ में आई होगी, है ना। तो जरूर से एक बार वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।